Hello kids. This video I'm going to explain POBA to you, the Payment of Bonus Act. बोनस ये कंसेप्ट कहाँ से आया, किस तरीके से बोनस हमें बांटना होता है एज एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई. फिर बोनस में इज़ इट कंपल्सरी टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस every year for the employer. What if there is no profit in the company, तो भी बोनस बांटना पड़ता है क्या? ऐसे न्यूमरस सवाल बोनस एक्ट बोल दे तो आपके ब्रेन में घूमते हैं. So I'll try as much as is possible to solve as many questions as I can through our flowcharts and through our videos. So let's begin with the Payment of Bonus Act 1965. ओके, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का जैसे हम हर इंडस्ट्रियल लॉ के साथ डील करते हैं, सबसे पहले देखना है व्हाट इज द सीन विद इट्स ऑब्जेक्ट. So the object of this act is to provide for payment of bonus to persons employed in certain establishments. Okay, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई बोनस पे हो जाना चाहिए to persons employed in certain establishments. Now what do you mean by that? Certain establishments, वो धीरे धीरे पता चलेगा ये. Okay. बोनस क्या है? सो बोनस इट इज शेयरिंग बाय वर्कर्स इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंसर्न इन विच दे आर एम्प्लॉयड. शेयरिंग बाय वर्कर्स इन द प्रॉस्पेरिटी का मतलब है प्रॉस्पेरिटी इज सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इज तरक्की, प्रॉस्पेरिटी इज अर्निंग्स. सो जब भी हम कोई कंसर्न मतलब इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी मतलब वो कंसर्न की तरक्की, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरक्की, इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉफिट. ये इस्टेब्लिशमेंट के तरक्की में वर्कर्स को एक हिस्सा बना के लेना मीन्स कि हम उन्हें थोड़ा अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से पैसा दे रहे. क्यों दे रहे? ए भाई वो अच्छा काम करे, इसके लिए तो तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट तरक्की कर रहा है. और जब तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट तरक्की कर रहा है, डोंट यू थिंक गिविंग देम बोनस मोटिवेट्स देम, बूस्ट्स देम मोरल, तो यार नेक्स्ट ईयर भी और बेहतरीन काम करेंगे. सो ये चक्कर में ये कंसेप्ट आया कि भाई चलो, when the organization will prosper, it will definitely share its prosperity with the workers due to whom the organization is going ahead. ठीक है, आगे देखते हैं. इट इज़ अ वेलफेयर लेजिस्लेशन. येस. अच्छा, अब ये गलत फहमी में मत रहना कि ऑर्गेनाइजेशन ने तरक्की की तो ही बोनस मिलेगा. हर साल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा इज नॉट रियली प्रैक्टिकल. देर आर सम ईयर्स विच आर वेरी वंडरफुल प्रॉफिट वाइज, देर आर सम ईयर्स विच आर नॉट सो. बट बिकॉज वर्कर्स कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके मेहनत कर रहे हैं, उनको तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उनके वेलफेयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा उन्हें पैसे देना, ये बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर. So this bonus or the payment is not only when there is profit, it is also when there is lack of profit. वो कैसे, वो धीरे धीरे स्लाइड्स में देखेंगे. सो इन शॉर्ट क्या है, वर्कर के वेलफेयर के लिए ये लॉ लाया है. इसके लिए इट इज़ अ वेलफेयर लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मतलब कायदा. आगे, कस्टमरी बोनस इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. येस, कस्टम्स में वो पूजा बोनस है या ऐसा कुछ बोनस है, वो बोनस एक्ट पोबा के अंडर कवर नहीं होता है. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का खुद का एक अलग बोनस पेमेंट का एप्लीकेबिलिटी है. वो क्या, कैसे, वो धीरे धीरे तुम्हें समझेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. चलो देखते हैं. डेफिनेशंस एज यूजुअल. सबसे पहला डेफिनेशन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है. सो we are comfortable with this definition by now. In relation to which central government is appropriate government, as under the Industrial Disputes Act it will be central government. मतलब Industrial Dispute Act जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर रेफर करने के लिए, Industrial Dispute Act के अंदर जब तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर appropriate government CG है, तो ये एक्ट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट है. यही अदर केसेस के लिए appropriate government क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट. ओके, चलो एप्लीकेबिलिटी. ये एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर देखें तो इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया. येस, बट ऑन विच ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑन एवरी फैक्ट्री एंड एवरी अदर इस्टेब्लिशमेंट. अच्छा, अब ऑन एवरी फैक्ट्री मतलब फिर कितने भी नंबर होने दो. ऑन एवरी फैक्ट्री एंड ऑन एवरी अदर इस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 or more persons are employed on any day in the last accounting year.
मतलब गए साल भर में अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर चुके हैं ऑन एनी वन डे ऑल्सो, फिर शायद वो एक ही दिन के लिए काम करके दूसरे दिन वो शायद ना आए, पर फिर भी एक दिन के लिए रिकॉर्ड में आया ना कि यार 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, फिनिश, your organization falls under the category of establishments covered under the POBA, Payment of Bonus Act. So all establishments wherein 20 or more persons are employed on any day in an accounting year, the POBA is applicable. Once applicable, this act stays applicable even if the number of employees fall below 20. मैंने अभी कहा एक दिन भी तुम्हारा कोई भी साल में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, बस आगे के पूरे लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है. इट्स नॉट ईयर वाइज, इट इज़ वंस एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल. Establishments notified by central government or state government having less than 20 but more than 10 employees. Okay, अब ये एप्लीकेबिलिटी में और एक चीज़ कवर होती है. अगर मैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट हूँ जिसपे ये एक्ट लागू कर दिया गया है, तो वो आई गेट कवर्ड अंडर इट. बट मैं कैसी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए हूँ जिसके एम्प्लॉयज़ जो है वो 20 से कम है पर 10 से डेफिनेटली ज़्यादा है. So if I'm an organization notified by CG or SG but my number of employees is less than 10, I will not be coming under the scope of Payment of Bonus Act. Fair enough. So applicability में the Payment of Bonus Act applicability is all over India. It is applicable on every factory and every other establishment in which 20 or more people are employed on any day in the accounting year. So on every factory where 20 or more people are employed, on every other establishment in which 20 or more people are employed on any day in the accounting year. Once applicable, this act stays applicable even if number of employees fall below 20. तो ऐसा नहीं कि हर ईयर काउंट करेंगे. once 20 के ऊपर चले गए, चलो नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो पोबा की एप्लीकेबिलिटी तुम पे लागू हो गई, लाइफ टाइम तक लागू हो गई. पोबा हर फैक्ट्री वेयर 20 और मोर पीपल या हर शॉप वेयर 20 और मोर पीपल पे एप्लीकेबल तो है ही, प्लस इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इस्टेब्लिशमेंट्स विच आर नोटिफाइड बाय CG और SG जहां 20 से कम लोग काम करें पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हुए दिखेंगे. एप्लीकेबिलिटी ज़रूरी है. दे विल नॉट आस्क यू एज सच, बट यू शुड नो कि कहाँ 10 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा है, विद पावर विदाउट पावर, कहाँ 20 से ज़्यादा ऑन एनी डे एम्प्लॉयड इन द लास्ट ईयर. ये सारे बाइफिकेशंस एक्ट वाइज तुम्हारे ब्रेन में सॉर्टेड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आगे देखते हैं. Now there are certain set of establishments which are exempted from the scope of POBA. Okay, now my question, a very important question is, what do you mean by exempted establishments? अब there are two categories with respect to these words. एक है exemption, एक है exception. If you are already my student, you know the difference. But I have also many students whom I explain the concept और फिर वो लोग मस्त में भूल के घूम रहे होते हैं. देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला डिफरेंस है. एक्सेप्शन का मतलब है एक कायदा वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट पे लागू ही नहीं है, एक्सेप्ट देम, बाकी हर यूनिट पे लागू है. सो एक्सेप्ट समथिंग इज एक्सेप्शन. सो एक्सेप्शंस आर दोज पर्टिकुलर कंसेप्ट्स जहाँ पे मेन लॉ लागू होता ही नहीं है. ठीक है. दूसरी कैटेगरी आती है ये जैसे कि एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड मतलब मान के चलो तुम क्लास में बैठे हो, क्लास का जनरल रूल ये है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना मना है. मान के चलो एक मिस्टर XYZ स्टूडेंट ने मुझे बोला मैम आई एम रियली सॉरी बट मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है, कैन आई टेक इट? आई से ओके चल टेक इट. मैंने उसे एग्जेम्प्ट किया है, कायदा अभी भी उस पर लागू है पर उसे मैंने बेनिफिट या प्रिविलेज दिया है जो टेम्पररी है, मैं वो कभी भी वापस ले सकती हूँ. वैसे यहाँ पे भी दीज आर एस्टैब्लिशमेंट जिन पे आइडियली पोबा एप्लीकेबल है पर गवर्नमेंट ने उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया है, छूट दे दी है. क्लैरिटी. हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम एक्सेप्शंस देखते हैं, ऐसे कंसेप्ट जहां वो मेन रूल अप्लाई करता ही नहीं है, वो एग्जेम्पशंस नहीं है, ये एग्जेम्पशंस है. ये फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स पे आइडियली पोबा एप्लीकेबल होना चाहिए था पर गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है. ठीक है. अब वो कौन से है वो देखते हैं. फर्स्ट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. सेकेंड सीमेन अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट. सीमेन अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट ये बोट शिप्स के रिलेटेड है.
फिर एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड अंडर द डॉक वर्कर्स एक्ट। अब ये डॉक वर्कर्स, डॉक क्या होता है, बंदरगाह है ना, तो वो डॉक पे, जेट्टीज पे जो वर्कर्स एक्ट करते हैं, काम करते हैं, वो डॉक वर्कर्स एक्ट, ये लॉ के अंडर ये एम्प्लॉयज कवर्ड है, तो उन्हें पोबा की जरूरत नहीं है। देन एम्प्लॉयज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एजी और लोकल अथॉरिटी, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। देन नॉट फॉर प्रॉफिट इस्टेब्लिशमेंट्स में जब प्रॉफिट ही उतना नहीं है तो बोनस थोड़ा हाई फाई हो जाएगा बेचारों के लिए। देन द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन द IFCI, मैंने फुल फॉर्म दिया है, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, then IDBI, the Industrial Development Bank of India, and last, universities and educational institutions. If you observe, all these are statutory corporations, all these are government based organizations, जहाँ पे अपना अपना उनका खुद का एक्ट है, या एटलीस्ट इज गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ देम। सो उनको, उनके एम्प्लॉयज़ को अलग से पोबा का एप्लीकेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। देयर एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी लुक्ड आफ्टर, देयर इज ऑलरेडी इनफ वेलफेयर लेजिस्लेशन ऑन देम, तो उनको अलग से और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के वेलफेयर लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होने की वजह से उन्हें एग्जेम्प्ट किया है। सो व्हाट आर दोज एस्टैब्लिशमेंट्स? LIC, that is Life Insurance Corporation of India, seamen under the Merchant Shipping Act, employees registered under the Dock Workers Act, employees under Department of CG or SG या local authority. CG is central government, SG is state government. Then not for profit establishments, देन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तुमने देखा रहेगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्लड बैंक वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना सेंट्रल बैंक, देन अपना इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, the Industrial Development Bank of India, and lastly universities and educational institutes. All of them are exempted from giving bonuses to their employees under the Payment of Bonus Act. Is this fine? ये मैंने डबल रिपीट इसके लिए किया है क्योंकि इस पे क्वेश्चन जनरेट होता है, पूछा भी गया है, सो यू बेटर बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हु इज एन एम्प्लॉई, द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई। अब ये बहुत जरूरी वाला डेफिनेशन, एम्प्लॉय एज अंडर पोबा हम ये डिस्कस करें, ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर एलिजिबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट फॉर रिसीविंग द बोनस। Person employed on salary or wage of amount not exceeding ₹21,000 per month. Okay, so eligibility criteria ये है कि एक एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंडर कवर होने के लिए एम्प्लॉय तब माना जाएगा जब उसका पगार 21,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है। सो 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 20,000, 21,000, दैट्स इट। 22,000 वाला एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंडर कवर नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, what is he doing? He is doing activities which may be skilled, they may be unskilled, they may be supervisory, they may be managerial, they may be technical and clerical work. So person employed on salary or wage of amount not exceeding 21,000 per month doing skilled, unskilled, supervisory, management work, technical and clerical work will be termed as employee. However, यहाँ पे कुछ सीलिंग लिमिट दे के रखा है, आई एम सॉरी स्पेलिंग का जुगाड़ हो गया, इट इज CEILING, सीलिंग, इट इज नॉट सेलिंग, सीलिंग लिमिट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, सो इट्स CEILING, सीलिंग लिमिट फॉर कैलकुलेशंस ₹7,000 फॉर सैलरीज बियॉन्ड ₹7,000 पर मंथ। ओके, अब ये क्या है देखो, 21,000 ये मेरा पगार होना चाहिए टू बिकम एलिजिबल, 21,000 या उससे कम एलिजिबिलिटी के लिए, पर मेरा बोनस है ना जब भी कैलकुलेट होता है इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ माई वेजेस। ओके, तो वो जो परसेंटेज ऑफ माई वेजेस है, मेरा वेजेस का लिमिट क्या है, मेरा वेजेस क्या कैलकुलेट होगा, अगर मेरा सैलरी 5,000 है तो मेरा वेजेस 5,000 इंटू द रेट ऑफ बोनस, अगर मेरा वेजेस 6,000 है तो 6,000 इंटू द रेट ऑफ बोनस, अगर मेरा वेजेस 10,000 है, सॉरी 7,000 इंटू द रेट ऑफ वेजेस, 7,000 के ऊपर मेरा पगार कितना भी होने दो 21,000 तक मैं एलिजिबल हूं, पर मेरा रेट ऑफ बोनस 7,000 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर यूजिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस। एलिजिबिलिटी के लिए 21,000 तक के पगार वालों को एलिजिबिलिटी है, पर उनके कैलकुलेशन में अगर मेरा पगार 15,000 है, 15,000 इंटू रेट ऑफ बोनस मुझे नहीं मिलेगा बच्चों, 7,000 इंटू द रेट ऑफ बोनस मुझे बोनस मिलेगा। यही 7,000 से अगर कम मेरा पगार है तो वो कम वाला पगार इंटू द रेट ऑफ बोनस।
आई होप आई एम क्लियर. वन लास्ट टाइम. एम्प्लॉई एलिजिबल तब होता है जब उसका पगार कितना है, पर मंथ 21,000 से लेस, नॉट एक्सीडिंग ₹21,000, तो मैं एलिजिबल हूँ. बोनस कितना मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ओके, अब अगर मुझे, अच्छा मैं काम क्या कर रही हूँ, मैं स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट टेक्निकल एंड क्लरिकल वर्क कर रही हूँ, दैट्स ओके, कोई भी काम कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ. बट अनदर important thing is, if I want to calculate my bonus, there is a ceiling limit for taking wages. मेरे wages 21,000 से कम है, ठीक है, मान के चलो 19,000 रुपीज़ है, बट मेरा बोनस का रेट 19,000 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. देर इज़ अ सीलिंग लिमिट कि बोनस का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 से मल्टीप्लाई हो सकता है. सो अगर मेरा सैलरी 7,000 से ज़्यादा है, अगर मेरे वेजेस 7,000 से ज़्यादा है, तो वो कितने भी ज़्यादा होने दो, 21,000 से कम है, इसलिए तो मैं एलिजिबल हूँ. पर कैलकुलेशन 7,000 इंटू वेज रेट, बोनस रेट होगा. यही अगर मेरा पगार 7,000 से भी कम है, मान के चलो इट इज़ 4,000 रुपीज़, तो एनी विच वेज इट इज़ लेस देन 21,000, तो आई एम included and I'm eligible as an employee, but my bonus rate will be multiplied with that 4,000 rupees. 7,000 के ऊपर 7,000, 7,000 के नीचे वॉट एवर द अमाउंट विल बी यूज फॉर कैलकुलेशंस. क्लियर? सो मेरा कभी भी बोनस रेट इंटू 21,000 ऐसा नहीं होगा. 7,000 इज मैक्सिमम. ठीक है, मैं अगर 25,000 कमा रही हूँ तो एम आई एलिजिबल? नो. मैं अगर 20,000 कमा रही हूँ, एम आई एलिजिबल? येस. पर बोनस के लिए कैलकुलेशन में कितना पगार लोगे? 7,000. आई होप समझ गए. देन एम्प्लॉयर, अब ये अपना फेवरेट डेफिनेशन. फैक्ट्री हो तो ओनर और ऑक्यूपायर, एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर ऑक्यूपायर, या फैक्ट्री का मैनेजर विल बी नोन एज द एम्प्लॉयर. फैक्ट्री है तो ओनर ऑक्यूपायर, वो उनका एजेंट या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, या लास्टली द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री विल बी द एम्प्लॉयर. हम एम्प्लॉयर क्यों ढूंढ रहे हैं बच्चों? बिकॉज एम्प्लॉयर पे ये जिम्मेदारी है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के प्रोविजंस को सही से फॉलो करके खत्म करना है. ठीक है, एम्प्लॉयर पे जिम्मेदारी है कि वो बोनस को बांटेगा. नेक्स्ट, अगर कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री नहीं है, तो पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. मुझे सिखाते सिखाते याद हो गया. आई होप तुम्हें सुनते सुनते ये डेफिनेशन याद हो गया हो. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? सैलरी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैलरी. ऑल वेजेस एक्सेप्ट ओवर टाइम वेजेस. अच्छा, ये डेफिनेशन शुरू करने से पहले चलो रुको, बात करते हैं पहले क्या है सैलरी. क्यों डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट? कैन एनीबडी टेल मी? हाउ कैन यू टेल मी? हम तो वीडियो लेक्चर में. ओके, आई विल ओनली टेल यू. सैलरी क्या होता है, सैलरी हम क्यों कैलकुलेट करें. मुझे बात बताओ, कब से हम कह रहे हैं ना कि 21,000 रुपये तुम्हारा वेजेस है, 21,000 रुपये तुम्हारा वेजेस है. ये 21,000 कहीं से तो ऐड करके कैलकुलेट किया हुआ वेजेस है. सो ये 21,000 या वॉट एवर योर वेजेस, whether they are more than 21,000 or they are less than 21,000, ये डिटरमाइन करने के लिए don't you think you have to calculate the wages. This definition helps you understand what to add, what to less from your salary. कळलं का? चलो देखते हैं. All wages except overtime wages can be calculated into your salary. It also does not include any allowance extra जो मिला है वो. It does not include the value of house rent allowance. It does not include travel concession. It does not include bonus. It does not include your contribution to provident fund. तो ये सारी चीज़ें छोड़ के प्लस ओवर टाइम वेजेस भी छोड़ के जो भी बचा वो एमोल्यूमेंट्स, वो रेम्यूनरेशन विल बी योर वेजेस, और वो 21,000 से कम होना चाहिए, तो तुम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंडर कवर्ड हो, वरना नहीं. नेक्स्ट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6. हाँ, अवेलेबल सरप्लस के बारे में बात करता है. चलो अब ना दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो रियल पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हार्ट वाले कंसेप्ट है. अवेलेबल बोनस क्या होता है, एलोकेबल बोनस क्या, अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, और एलोकेबल सरप्लस क्या होता है. अच्छा, अवेलेबल का मतलब है मेरे पास एक बक्सा है, उसमें बहुत सारे पैसे मैंने कमाए हैं, दैट्स माय प्रॉफिट और दैट्स माय रिजर्व्स, और उसमें से अभी मैं तुम्हें बोनस देने वाली. सो दिस इज माय अवेलेबल सरप्लस. पर अवेलेबल का प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा ऐसा पैसा है जो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, सिर्फ बोनस के लिए नहीं. सो डोंट यू थिंक वो अवेलेबल में से थोड़ा सा निकाल के मुझे बोनस के लिए एलोकेट करने के लिए साइड में रखना ज़रूरी है.
तो वो मैं जो निकाल के साइड में रखूंगी ना, दैट इज माई एलोकेबल सरप्लस, प्योरली एलोकेटेड टू बोनस. Once more, I have a box. In that box, I have money which I have kept for my reserves, for my use. But my uses are numerous. बहुत सारे uses है मेरे पास. तो ये available surplus है, extra है, पर उसके uses बहुत सारे. तो हम क्या करेंगे, वो available surplus में से बहुत सारी चीज़ें माइनस करके थोड़ा सा साइड में निकाल के रखेंगे, allocate करेंगे किसके लिए, बोनस के लिए. तो वो allocate किया हुआ allocable surplus कहलाएगा. ठीक है. तो अब अवेलेबल सरप्लस कैसे निकालना है ढूंढ के. इट इज अ सरप्लस एज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 5. सेक्शन 5 में तुम्हें कैलकुलेशन दिया है, पर तुम्हें पूछा नहीं जाता है. बस एक बार क्विक बता देती हूँ. यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो तुम अकाउंटिंग से करते हो, अकाउंट्स का हिस्सा है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. उसमें से तुम सर्टेन डिडक्शंस माइनस करोगे. मैम ये डिडक्शंस कौन से है, आगे स्लाइड में दिए हैं. तो तुम्हें अवेलेबल सरप्लस मिलेगा. एनुअल नहीं, अवेलेबल सरप्लस मिलेगा. सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस इज अवेलेबल सरप्लस. अगेन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस इज अवेलेबल सरप्लस. ओके. अब ये जो अवेलेबल सरप्लस है उसमें से एलोकेबल कैसे निकालना है. तो अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी हूँ, मेरे अवेलेबल सरप्लस का 60% इज एलोकेबल सरप्लस. वापस, इफ आई एम ए बैंकिंग कंपनी, तो मेरे अवेलेबल सरप्लस, माई अवेलेबल सरप्लस इज व्हाट पीपल, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस. सो माई अवेलेबल सरप्लस का 60% इज एलोकेबल इफ आई एम ए बैंकिंग कंपनी. यही इफ आई एम ए नॉन बैंकिंग कंपनी, तो 67% ऑफ माई अवेलेबल सरप्लस इज एलोकेबल सरप्लस. 67% ऑफ माई अवेलेबल सरप्लस इज एलोकेबल सरप्लस इफ आई एम ए नॉन बैंकिंग कंपनी. सो पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा, उसमें से मैंने डिडक्शंस किया, मुझे मिला अवेलेबल सरप्लस, मेरा बक्सा भर गया. अब ये अवेलेबल में से मैं क्या करूंगी, अगर मैं बैंकिंग कंपनी हूँ मैं 60% एलोकेट करूंगी बोनस के लिए. अगर मैं नॉन बैंकिंग कंपनी हूँ मैं 67% एलोकेट करूंगी बोनस के लिए. तो इट विल बी नोन एज एलोकेबल सरप्लस. क्लियर. 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. नेक्स्ट, okay, section 10, minimum bonus. Okay, the employer is bound to pay to every employee minimum bonus in every accounting year. हाँ, अब तू कमा रहा है, तेरा ऑर्गेनाइजेशन कमा नहीं रहा है, वी आर नॉट कंसर्न. पोबा कहता है भाई हर एम्प्लॉयर ने हर अकाउंटिंग ईयर में, एवरी ईयर, मिनिमम बोनस तो डेफिनेटली उसके एम्प्लॉयज को पे करना ही है फ्रॉम द डे पोबा बिकम्स एप्लीकेबल ऑन योर इस्टेब्लिशमेंट. अब वो तुम्हें प्रॉफिट हो तुम्हें ना हो, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट शैल बी 8.33% ऑफ द सैलरी और वेज, जिसका सीलिंग लिमिट क्या है बच्चों, 7,000. यस, या ₹100 विच एवर इज हायर. मतलब 8.33% ऑफ 7,000 कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा. अगर पगार 1000 है, पगार 2000 है, तो 8.33 इंटू 2000 एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद ₹100. जो भी हायर रहेगा, अगर 100 हायर है तो मिनिमम बोनस 100 रुपये आ जाता है. अगर उससे 8.33 वाला ज़्यादा है तो 8.33 वाला बिकम्स द बोनस अमाउंट. ठीक है, दैट बिकम्स मिनिमम बोनस. यही जब मिनिमम बोनस है तो मैक्सिमम बोनस भी है. तो मैक्सिमम बोनस इज सेक्शन 11. If allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus, employer to pay maximum bonus. अच्छा, अब मिनिमम बोनस का क्या सीन है देखो. मेरे पास अवेलेबल सरप्लस जो है ना वो कम है. ठीक है, उसमें से मैंने एलोकेबल निकाला, वो और कम हो गया. अब एलोकेबल सरप्लस में जो इतना छोटू सा अमाउंट है, मैंने क्या सोचा, चलो ठीक है एक काम करते हैं, मिनिमम बोनस देके पूरा खत्म कर देते. तो मैंने 8.33 और 100 के कंपैरिजन में सब करके सारे एम्प्लॉयज़ को सब कुछ बांट दिया. अब मेरे पास एलोकेबल सरप्लस बचा ही नहीं है, इल्ला फिनिश. तो ठीक है, मैक्सिमम बोनस की बात ही नहीं आती. पर मेरे पास बॉक्स में बहुत पैसा है, उसमें से मैंने 60% या 67% एलोकेबल सरप्लस निकाला, वो भी काफ़ी सारा है. अगर मैं 8.33% का मिनिमम बोनस दे भी दूँ तो भी मेरे पास एलोकेबल सरप्लस बहुत बच जाता है. तो डोंट यू थिंक एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन मिनिमम बोनस का अमाउंट. मिनिमम बोनस का अमाउंट में बांटने के बाद भी एलोकेबल सरप्लस ज़्यादा बचता है. तो ऐसे केसेस में फिर मुझे मिनिमम बोनस नहीं देना है, मुझे उससे ज़्यादा रेट पे बोनस बांटना है, बिकॉज मेरे पास उतना एक्स्ट्रा पैसा है. वापस एक बार,
अवेलेबल सरप्लस निकाला, उसमें से 67% करके एलोकेबल सरप्लस निकाला। अब एलोकेबल सरप्लस में से क्या करो, कैलकुलेशन लो और 8.33% ऑफ सैलरी वेज करके पहले ढूंढो मिनिमम बोनस का अमाउंट कितना है। अब मान के चलो एलोकेबल सरप्लस मेरे पास 10 लाख है, मिनिमम बोनस का अमाउंट सबको दे के 7 लाख है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या समझा, मिनिमम बोनस इज लेस, एलोकेबल सरप्लस इज मोर, सो आई हैव मोर सरप्लस। व्हाट शुड आई डू, 7 लाख रहने के बजाय और थोड़ा 8.33 के जगह 9% करके आई माइट गिव मोर बोनस टू द एम्प्लॉयज एज मैक्सिमम बोनस। क्लियर। पर ये तब होगा जब एलोकेबल सरप्लस ज्यादा, मिनिमम बोनस का अमाउंट कम है। उल्टा हो तो मिनिमम बोनस ही दे देना है, बस बहुत हो जाएगा। It shall be in proportion to salary or wage earned in that year, subject to maximum 20% of wages. अच्छा, जैसे अभी मैंने कहा 8.33 का मैंने 9% किया, 10% किया, इसको बढ़ा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा 20% ऑफ वेजेस तुम कर सकते हो इंडिविजुअली। समझ में आई बात? मैम अगर 20 से 20% कर दिया फिर भी हमारे पास अगर एलोकेबल सरप्लस बचा तो बच्चों उसे नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड लेके जाना होता है। सॉरी फंबल हो गया। तो उसे नेक्स्ट ईयर आगे लेके जाना होता है, सेट ऑन सेट ऑफ करने के लिए। वो प्रोविजन नेक्स्ट स्लाइड्स में तुम्हें दिखेंगे। सो याद रखने की बात क्या है, एक साल में मैक्सिमम बोनस तुम 8.33 से शुरू कर सकते हो, आगे देना 9, 10, 11, 12, मैक्सिमम अप टू 20%, मैक्सिमम अप टू 20%, मैक्सिमम अप टू 20%, ठीक है। चलो, सो सेक्शन 8 क्या बताता है? सेक्शन 8 एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। ओके, and what is this eligibility for bonus? For being eligible to be paid bonus, employee needs to work for minimum 30 working days in that accounting year. Of course यार, मतलब वो साल भर में 1 महीना तो काम कर लो, तब जाके तुम बोनस के लिए एंटाइटल रहोगे, ठीक है। तुमने अभी 4 दिन काम नहीं किया वो अकाउंटिंग ईयर में और तुम बोलोगे ये साल का मुझे बोनस मिलना एंटाइटल्ड हूँ मैं, रॉन्ग। नेक्स्ट ईयर का तुम्हें बोनस मिल जाएगा। सो एन एम्प्लॉय नीड्स टू वर्क फॉर एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज फॉर हिम टू बी एलिजिबल फॉर दैट साल का बोनस। सेकेंड, A temporary employee is entitled to bonus based on the days he has worked. ये साबित हुआ था कूपर एलन कंपनी लिमिटेड वर्सेस द वर्कमैन ऑफ दैट कंपनी के केस में कि भाई ओके, इफ यू आर अ टेम्पररी वर्क एम्प्लॉय दैट्स ओके, बट स्टिल you will be entitled to bonus, but that depends on the number of days you have actually worked. Then a dismissed employee who is reinstated back with wages is entitled to bonus also. Okay, मान के चलो मैंने तुम्हें dismiss किया था, but बाद में मुझे समझा कि you are valuable to the organization and I reinstated back you with the same wages. Reinstated back का मतलब होता है taken back, re-employed with wages, then he is also entitled to the bonus, which was held in the case of Gannon India Limited versus Niranjan Das. ठीक है। सो एलिजिबिलिटी फॉर बोनस सेक्शन 8 तुम्हें 3 चीजें बताता है। पहली चीज कि भाई कम से कम एम्प्लॉय ने 30 डेज काम करना है इन दैट अकाउंटिंग ईयर तो तुम्हें बोनस मिलेगा। सेकंड, टेम्पररी एम्प्लॉय को भी बोनस मिल सकता है बट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ही हैज वर्क। थर्ड, एक ऐसा एम्प्लॉय जो डिसमिस था बट बाद में रीइंस्टेट बैक हुआ, ऐसे एम्प्लॉय को भी बोनस एंटाइटलमेंट है। ये दोनों केसेस के नाम भी याद रखोगे तो बेहतर है। आगे देखते हैं। Disqualification from bonus. Okay, section 9. Employee shall be disqualified from receiving bonus if he is dismissed from service. ये देख, dismissal, removal, जैसे तुम्हारा gratuity जा रहा था वैसे तुम्हारा बोनस भी जाएगा। भाई dismissed, you are thrown out of the job, तो तुम्हें कहाँ का वेलफेयर और क्या का, but this dismissal has to be due to fraud that you have done, your righteous behavior, violent behavior. अच्छा, what do you mean by righteous behavior? What do you mean by righteous and violent behavior? Righteous and violent behavior का मतलब है तोड़ फोड़, मारा मारी। righteous मतलब इनकलाब जिंदाबाद नॉनसेंसिकल रीजन के लिए। violent मतलब fights, ऐसे बिहेवियर नॉट एक्सेप्टेड इन इस्टेब्लिशमेंट्स। तो righteous violent behavior नॉट अलाउड। थेफ्ट के वजह से हुआ तो भी तुम्हारा बोनस गया। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब पैसे का इधर उधर का झोलझाल अगर तुमने किया तो भी तुम्हारा बोनस का डिस्क्वालिफिकेशन है। या सैबोटेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। सैबोटेज इज नुकसान पहुंचाना टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अगर तुम ऐसी चीजें करते हो तो इन सच केस सिनेरियोज यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बोनस एज अंडर सेक्शन 9। ठीक है।
तो मतलब मेहनत से काम करोगे, सब कुछ करोगे, एंड में अगर ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया, बोनस कमाया हुआ हाथ से जा रहा है, सो यू बेटर नॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच कॉज योर डिसमिसल. देन डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. यस, हमने देखा था अवेलेबल सरप्लस कैलकुलेट करते हुए हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पहले ढूंढते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर हमें मिलता है अवेलेबल सरप्लस. करेक्ट. तो अब वो कौन से डिडक्शंस है फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, चलो लेट्स सी. So the deductions under the Income Tax Act can be deducted from the profit, gross profit. Then investment allowance or development rebate. Now, what is investment allowance or development rebate? These are deductions as specified by those certain laws. याद रखो बस नाम सारे. Then there is direct tax payable by the employer, TDS. Then there is the company other than banking company. The dividend on preference share. 8.5% of paid up equity share capital, 6% of its reserves. मतलब एक कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेगी, अपना पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 8.5% तक का वैल्यू माइनस करेगी, और उसके रिजर्व से 6% तक का वैल्यू माइनस, मतलब रिजर्व अगर 1 लाख है तो उसका 6% विल बी माइनस्ड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, ये कौन सी कंपनी है, अदर देन बैंकिंग कंपनी. If you're a foreign company, then directly 8.5% of aggregate value of the net fixed asset तुम्हारे gross profit में से minus किया जाएगा to determine available surplus. फिर if you're another establishment, 8.5% of the capital you have invested in that establishment will be deducted from the gross profit. And lastly, if you're a banking company, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगा ही, जैसे बैंकिंग अदर बैंकिंग कंपनी में था. देन तुम्हारा यहाँ 8.5% जा रहा था अदर देन बैंकिंग में, बैंकिंग कंपनी में 7% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल डिडक्ट होगा. एंड लास्टली रिजर्व्स में से वहाँ 6% जा रहा था, यहाँ हम 5% ऑफ रिजर्व ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे. ये सारी चीज़ें माइनस करके जो बचेगा वो हमारा क्या है बच्चों, अवेलेबल सरप्लस. ठीक है, और अवेलेबल सरप्लस का हम क्या लेते हैं, एलोकेबल सरप्लस 60%, 67% एज द केस में बी. सो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट में पहला डिडक्शन आता है डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. देन देर इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डेवलपमेंट रिबेट. Then there is direct tax payable by employer. If you are a company other than banking company, तो dividend on preference share, 8.5% of paid up equity, 6% of reserves. If you are a foreign company, 8.5% of aggregate value of net fixed asset. If you are any other establishment, 8.5% of capital invested. And if you are a banking company, dividend on preference share, 7% of paid up equity share capital, and lastly 5% of reserves will be your deductions. Okay, so what are the deductions under the Payment of Bonus Act? Elaborate. This is the answer. चलो, अब मैंने जो अगर तुम्हें याद है कहा था कि 20% हमने बोनस मैक्सिमम बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एज अंडर सेक्शन 11, पर अभी भी मेरे पास एलोकेबल सरप्लस बचा है, तो मैम क्या करना है, तो मैंने कहा आगे लेके जाना है, यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड, सेट ऑन एंड सेट ऑफ. चलो डिटेल्स देखते हैं. वेयर एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स मिनिमम बोनस आफ्टर मैक्सिमम बोनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20% ऑफ वेज, रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड. बराबर है, जब एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बोनस देंगे. बराबर है, पर मैक्सिमम बोनस भी देते हैं 20% ऑफ वेजेस का, फिर भी रिमेनिंग बैलेंस है तो वो रिमेनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. चलो, द अमाउंट कैन बी सेट ऑन दैट इज कैरीड फॉरवर्ड टिल द 4th अकाउंटिंग ईयर. मतलब ये साल में एक्स्ट्रा बैलेंस था, वो मैंने ये साल कैरी फॉरवर्ड किया, 2, 3, 4, 5. समझ में आ रहा है, मतलब कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5वें साल तक हम उसे लेके नहीं जा सकते. यहाँ वाला, अच्छा चलो, यहाँ वाला 1 साल आगे लेके गए, 2 साल आगे लेके गए, 3 साल आगे लेके गए, 4 साल आगे लेके गए, फिर भी अगर वो पैसा बचा है, फिर भी अगर वो यूज नहीं हो पाया फॉर बोनस, ब्रो यू आर नॉट गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड इन द 5th ईयर, नॉट अलाउड. ठीक है, और हम ये जो अमाउंट देख रहे हैं ना, ये 100,000 ऐसा अमाउंट नहीं होता, लाखों का अमाउंट होता है. इसके लिए उसे इतना टाइम दे के रखा है कि यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड सेट ऑन टिल द 4th अकाउंटिंग ईयर. मैम जब यहाँ का एक्स्ट्रा पैसा हम यहाँ डालते हैं, हम क्या करते हैं, अरे इमेजिन करो ये साल में अगर पैसा तुमने सरप्लस कमाया ही नहीं,
फिर भी बोनस तो देना है, मिनिमम बोनस, तो कहाँ से दोगे? ये साल का जो यहाँ लेके आए हो ये कैरीड अमाउंट से तो बोनस दे पाओगे। उसे क्या कहते हैं पता है? सेट ऑफ करना। क्या करना? सेटिंग इट ऑफ, राइटिंग इट ऑफ, लाइक दैट टाइप्स। चलो आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है उसमें। लाइकवाइज अगर कोई शॉर्टफॉल है, जो अभी मैंने कहा नेक्स्ट ईयर में तुमने कमाई नहीं की, तो इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन मिनिमम बोनस का पेमेंट, व्हाट कैन यू डू? ड्यू टू लैक ऑफ available surplus and allocable surplus, then it can be set off in the next accounting year or can be set off with the last year's carry forward balance। मैंने जैसे समझाया, गए साल का जो एक्स्ट्रा पैसा हम यहाँ लेके गए थे, तो ये साल में अगर मैं कुछ नहीं कमा पाई, ये साल का बोनस गए साल के पैसे से सेट ऑफ कर लो, या गए साल का कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं आया था और ये साल में हमारा बोनस नहीं आ पाया, मतलब सरप्लस नहीं आ पाया, तो बोनस तो देना था, नहीं दे पाए हो, तो क्या करो? ये बोनस को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके इधर जब ज़्यादा कमाओगे दोनों पेमेंट कर दो। सो इट कैन बी सेट ऑफ इन दी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो पहले वाला एग्जाम्पल क्या था? यहाँ बहुत ज़्यादा है, देने के बाद भी अभी भी बैलेंस बचा है, तो एक्स्ट्रा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो, सेट ऑन करो। यही हम कहते हैं कि यहाँ पे बैलेंस बचा ही नहीं है, देयर इज नो सरप्लस अवेलेबल एट ऑल, पर मिनिमम बोनस तो देना है, तो क्या करो? जो सेट ऑन किया हुआ पैसा है उसे यहाँ पे सेट ऑफ कर दो, मतलब यूज कर लो। सेट ऑन, सेट ऑफ। सेट ऑन इज एक्स्ट्रा, ज्यादा पैसा, सेट ऑफ इज वो साल में कम पैसा आया है तो पुराने पैसे से सेट ऑफ कर लो, या उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर दो। आई होप समझ रहा है। द सेट ऑफ ऑल्सो कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टिल द फोर्थ अकाउंटिंग ईयर। हाँ, मतलब ये साल का जो मैं बोनस नहीं दे पाई हूँ, गए साल नेक्स्ट ईयर दे सकती हूँ। नेक्स्ट देख, ये साल में बोनस नहीं दे पाई, ना प्रॉफिट हुआ ना कुछ, तो मिनिमम बोनस पेंडिंग रह गया है, इस साल में राइट ऑफ करो, नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करो, नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करो, नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करो। 5वें साल तक लेके नहीं जा सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा पैसा भी लेके नहीं जा सकते हो, वैसे लॉस भी तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लिमिट है ना रे, फोर्थ अकाउंटिंग ईयर, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। सेट ऑन, सेट ऑफ। सेट ऑन का बात कब आता है? जब मिनिमम बोनस कम है और एलोकेबल सरप्लस ज़्यादा है, तो मिनिमम बोनस देके फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा देना तो है ही। एक्स्ट्रा भी दे दिया 20% तक, फिर भी बचा है, क्या करोगे? आगे के 4 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, जिसे सेट ऑन करना कहते हैं। सिनेरियो नंबर 2, ये साल में सरप्लस तुम्हें मिल ही नहीं पाया, अच्छा खासा ढंग का प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया, मिनिमम बोनस तो पे करना था, अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस दोनों कम है, तो एक तो वो लॉस को, वो जो नहीं दे पा रहे हो, उसे आगे के 4 साल तक सेट ऑफ कर लो फॉरवर्ड करके, या गए साल का जो फॉरवर्डेड मनी आया है, सरप्लस आया है, उसे ये साल के ये जो सरप्लस का लैक है उसमें से सेट ऑफ कर दो और बोनस दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज टाइम लिमिट। नाउ Section 19 talks about time limit. A period of 8 months can be extended up to 2 years. ऐसा आपने को टाइम लिमिट देख रखा है, मतलब मेरा ना बोनस पे कब होता है? ईयर एंड होने के बाद। ईयर एंड हो गया, मुझे अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस सब कैलकुलेट करके हो गया, ईयर एंड के 8 महीने के अंदर अंदर बोनस पे हो जाना चाहिए। हाउ मेनी मंथ्स? सॉरी 8 मंथ्स, 6 करने का बहुत आदत हो गया, 8 मंथ्स। सो बट समटाइम्स एम्प्लॉय माइट हैव अ जेन्युइन रीजन, तो वो 8 मंथ्स को एक्सटेंड कर करके कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? 2 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट, all amount payable to an employee by way of bonus shall be paid in cash by his employer। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है। देन टाइम लिमिट में और एक कंसेप्ट आता है, अगर बोनस रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट, इन सच केस विद इन 1 month ऑफ अवॉर्ड बिकमिंग एनफोर्सेबल पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब डिस्प्यूट है मतलब आर्बिट्रेशन के लिए जाओगे, आर्बिट्रेशन होगा, आर्बिट्रेटर अवॉर्ड देगा, मतलब जजमेंट आ गया, जजमेंट आने के 1 महीने के अंदर पेमेंट होना चाहिए, फिर आगे और 8 महीने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मे बी जजमेंट आने के लिए 1.5 साल निकल गया हो, यू नेवर नो। सो if there is any dispute with respect to payment of bonus, the dispute will be resolved and you will be getting an award। वो award मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर अदर केसेस की बात करो, तो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा है, इट हैज़ टू बी पेड विद इन 8 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, दैट इज सेक्शन 19, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। चलो, रिकवरी ऑफ बोनस।
In case employer has not paid under a settlement or award, मतलब there was some dispute, you went to arbitration, award आया, फिर भी आगे employer ने अभी तक बोनस नहीं पे किया है, तो employee has the right to get recovery of bonus. अब ऐसे केसेस में employee himself खुद या उसका कोई भी ऑथोराइज्ड बंदा या his assignee और legal heir क्या करेंगे? May make an application to appropriate government. Appropriate government shall order to collect and recover the amount. However, ये जो application तुम्हें बनाना है वो within 1 year of bonus becoming due करना पड़ेगा. So technically time limit of payment क्या था जो हमने पहले देखा? 8 months from at the end of accounting year. But due to certain reasons you went for dispute हुआ, अवार्ड बिकेम एलिजिबल, एम्प्लॉयर हैज़ नॉट पेड, ना सेटलमेंट पे किया ना अवार्ड आने पे किया और 8 months तो क्रॉस हो चुके हैं, सब गड़बड़ हो गया है, तो एम्प्लॉय को अधिकार है कि वो बोनस रिकवरी करके लेगा. कैसे लेगा? एक तो वो खुद या उसका ऑथोराइज्ड पर्सन या उसका लीगल एयर या असाइनी क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल ऑर्डर कलेक्टर टू रिकवर द अमाउंट. हावेवर ये जो एप्लीकेशन किया जा रहा है वो बोनस ड्यू होने के 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें अप्लाई करना है. पता चलो तुम 4 साल बाद बोल रहे हो कि यार 4 साल पहले वाला मेरा बोनस अभी तक पेंडिंग है, नॉट डन, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर. Every employer shall prepare and maintain such registers and records as may be prescribed. Yes, जब तुम बोनस एक्ट को अप्लाई के अंडर एप्लीकेबल हो एज एन एम्प्लॉयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन कि तुम जो भी रिक्वायर्ड रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मेंटेन करके रखोगे. व्हाट आर दोज रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स? चलो, रजिस्टर शोइंग assumption of allocable surplus in form A, then register showing set on and set off of allocable surplus in form B, रजिस्टर शोइंग डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस ड्यू इन फॉर्म नंबर सी. ये सारा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर ने पूरा करना है. फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, छोटू सा कंसेप्ट. देन ऑल्सो द एम्प्लॉयर shall on or before 1st Feb each year upload annual return in form number D. annual return में क्या बताओगे कि यार साल भर में क्या क्या हुआ, बोनस का क्या एलिजिबिलिटी था, फिर हमने मिनिमम बोनस दिया है कि हमने मैक्सिमम बोनस दिया है, व्हाट वाज द रीजन व्हाई देयर वाज मिनिमम, व्हाट वाज द रीजन व्हाई देयर वाज मैक्सिमम बोनस. इज दिस क्लियर? देन पेनल्टी. If any person contravenes provisions of this act, he shall be punishable with imprisonment up to 6 months or fine up to ₹1,000 or both. ठीक है. सो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय में फॉर्म ए, बी, सी एंड फॉर्म डी. डी इज फॉर्म एनुअल रिटर्न जो 1st Feb एवरी ईयर के पहले भर देना है, अपलोड कर देना है बाय द एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉयर ने ये चीज़ें नहीं की तो उसको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मैक्सिमम, या 1000 तक फाइन बैठ सकती है, या दोनों भी हो सकता है. That is obligation of employee. Then the last concept of this particular act is section 31A, productivity linked bonus, where an agreement has been enforced into by employee with employer before the act becomes applicable, where agreement entered into after the act becomes applicable for payment of annual bonus linked with production. Such employee shall get such bonus. The agreement to relinquish of bonus is null and void. Okay, अब इसका मतलब क्या है? रुको. प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का मतलब होता है एन अग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिफोर द एक्ट एंड बिफोर द अग्रीमेंट इज मेड, बट द अग्रीमेंट इज मेड आफ्टर द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल. ठीक है, तो पहले भी अग्रीमेंट बनाए एक्ट अप्लाई होने के पहले तो भी चलेगा, एक्ट अप्लाई होने के बाद भी अग्रीमेंट बनाए तो भी चलेगा. पर अग्रीमेंट में बोल क्या रहे हैं कि बोनस कैसे मिलेगा? फॉर पेमेंट ऑफ एनुअल बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्शन. तो सच एम्प्लॉय शाल गेट सच बोनस, मतलब जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस वैसा ही बोनस मिलेगा. ही विल बी गेटिंग सच काइंड ऑफ बोनस ओनली, दैट इज अलाउड. बट ये अग्रीमेंट के चक्कर में कल अगर तुमने बोल दिया नहीं मैं मेरा बोनस का राइट ही निकाल देता हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पगार दे दो हर महीना, तो ऐसा रेलिंक्विश करना मतलब वेव ऑफ, माफ कर देना बोनस का अधिकार, इज नल एंड वॉइड. इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. एक तो ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस या फिर तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम बोनस तुम पे एप्लीकेबल है. यू कैन नॉट वेव ऑफ योर राइट ऑफ रिसीविंग बोनस. इट्स नॉट इन योर पावर एज एन एम्प्लॉई. क्लियर? दैट इज योर सेक्शन 31A, छोटू सा कंसेप्ट.
That is the end of concepts with respect to your POBA. अब देखते हैं questions, few important questions. Narrate the circumstances which disqualify an employee to receive bonus. Already है flow chart में. What is available surplus, allocable surplus? दोनों के definitions हमने देखे हैं. Available surplus क्या है बच्चों? Gross profit minus the deductions. Deductions भी हमने देखे हैं. Mention करने what are those deductions? You will get available surplus. और available surplus में से 60% allocable या 67% allocable. Depends on banking company या non-banking company. Then what are the obligations of the employer under the act? अब भी हमने देखा वो A, B, C and D वाले forms. Write short notes on productivity linked bonus. Section 31A. List the establishments that are exempted from this act. You people remember those establishments? क्या क्या था? थोड़ा सा रफ अगर याद होगा तो you can rewind back after, or you can pause and go behind. But it is LIC, it is seamen under the Shipping Act, then there is dock workers, employees under the Dock Workers Act, then there is, how much I remember, I don't know, I mean the RBI, the educational institutions and universities, फिर UTI, IFCI, IDBI, अपना Indian Red Cross Society, और ये सारे सारे जो exempted establishments हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ देनी है. That's it. फिर discuss the procedure for recovery of bonus in case the employer has not paid under settlement. क्लियर कट फ्लो चार्ट दे के रखा है. देखो तुम्हें दिसंबर 2019 के पेपर में 5 मार्क के लिए ये सवाल पूछा गया था. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद द आंसर. अब भी हमने देखा जस्ट रिकवरी ऑफ बोनस. ओके, लास्टली एक केस भी दिया है. Kelson Limited has 2 separate units at Delhi and Mumbai in India. Every unit of the said company prepares and maintains separate balance sheet and profit and loss account. Delhi unit is incurring continuous losses and hence bonus is not paid to the employees of the unit. Decide under the POBA 1965 whether the employees of the said unit can claim bonus on the ground that unit incurring loss is a part of one single establishment. Okay, 5 marks, December 2018. सी इन दिस पर्टिकुलर केस ये बोला है कि केल्सन लिमिटेड के 2 सेपरेट यूनिट है. दोनों अलग अलग बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. दैट्स फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम कंपनी. दिल्ली यूनिट जो है उसमें कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं तो उन्हें बोनस बेचारों को पे नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट डन. हमने क्या कहा है? प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, मिनिमम बोनस का पेमेंट होना मैंडेटरी है. सो दैट इज योर आंसर कि if the employees try to claim that bonus based on कि we are a one single establishment, yes, you are one single establishment, that goes without saying. इसके लिए तुम्हें minimum bonus का eligibility definitely है. तो हमें यहाँ क्या क्या लिखना है? सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है eligibility. पहले तो लिखो बोनस क्या होता है. बोनस क्या होता है के बाद एलिजिबिलिटी लिखना है कि विच आर द एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड अंडर इट. देन यू हैव टू राइट कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम बोनस एंड मिनिमम बोनस का एप्लीकेबिलिटी कैसा है ना. एंड देन यू विल मेंशन कि केल्सन लिमिटेड हैज टू पे मिनिमम बोनस टू इट्स दिल्ली यूनिट एम्प्लॉयज सिंस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स इट. इट्स अ स्मॉल 5 मार्क का क्वेश्चन. अच्छा, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स के वेटेज के बारे में बात करोगे तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पोबा इज लाइक पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. इट इज फॉर 5 मार्क्स. पूरे पेपर में रफली 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार्क के लिए पूछा जाता है एमसीक्यूज को पकड़ के. क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आज तक ये दोनों पोगा हो या पोबा हो उनमें से तुम्हें 5-5 मार्क के पूछे जाते हैं एथिक्स के एक क्वेश्चन के साथ इन क्वेश्चन नंबर 7. So, if you want to attempt that question number 7 with ethics, you have to know payment of bonus और payment of gratuity act के questions को ढंग से तुम्हें करके जाना है. You should know the answers to it so that एक question number 7 तुम्हारा टिक हो जाता है. देख भाई, एथिक्स तो अपन वैसे भी लिखने वाले हैं ना, अपने मन की भड़ास निकालनी है तो उसके साथ फिर पोगा या पोबा दोनों में से कुछ तो एक आता है. सो व्हाई नॉट बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस. दीज आर द क्वेश्चन जिसमें से घूम घूम के तुम्हें इंस्टीट्यूट कुछ तो पूछेगा. सो गो थ्रू द फ्लो चार्ट्स, गो थ्रू द कंसेप्ट्स. लिखते वक्त आंसर्स अपने मन से लिखोगे मुझे चलेगा, पर फ्लो चार्ट को चिपक के लिखो. आगे पीछे एडिशनल वर्ड्स डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है. आई होप I have made myself clear. I hope I've made the act a little bit clear for you all. देखो, पढ़ो, समझो. I'll come up with the next acts also. There are two acts left in your industrial law का videos. So be prepared. Study hard. Industrial law में भी काफ़ी तुम्हें स्कोर करने का स्कोप है. So don't get bored. Don't get मैम यार ये क्या है मैम, कितना थियोरी है.
अच्छे से करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या बनना है, CMA. I hope you didn't think that it was an easy thing to manage. It is difficult and you are supposed to be dedicated to it. You are different than your BCom colleagues. So show it, especially during the lockdown. Show that you deserve to get that prefix before your name. ठीक है, बस छोटू सा इतू सा मोटिवेशन दे दिया मैंने, कंट्रोल नहीं हुआ इसके लिए. चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड. विल मीट यू विद अनदर वीडियो लेक्चर. बाय बाय.